सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। $1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान के साथ IMF के जायजा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त रिलीज होना है। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को कई शराइत का सामना है, जिनका मकसद आमदनी बढ़ाना और अखराजात में नुमायां कमी लाना है। लेकिन जायजा मिशन की आमद से कुछ दिन पहले काबीना में 25 नए अरकान को शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद काबीना अरकान की तादाद अब 50 हो गई है। सवाल यह है कि अखराजात पर काबू पाने में हुकूमत को काबीना में तोसी की ज़रूरत क्यों पेश आई है? क्या सियासी मजबूरी के तहत, या हुकूमत का साइज बढ़ाया गया और खर्चा बढ़ाया गया है, या फिर कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए काबीना में इजाफा बहुत ज़रूरी था? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर बने हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग फेडरल मिनिस्टर, और रमज़ान भी मुबारक हो आपको। मुझे पहले ये बताइएगा कि ये जो काबीना का मामला है, इसमें 1 साल इंतज़ार किया गया। इत्तलात ये थी शायद पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया जाना था, क्या ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका और आपके नेक ख्वाहिशात का जो आपने मेरे लिए जिनका इजहार किया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस 1 साल के अरसे में हमारी पूरी एक कोशिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो कि हमारी इत्तेहादी जमात है गवर्नमेंट में, और MQM तो ऑलरेडी जो है वो वजारतों में भी हमारे साथ है, और बाप पार्टी भी अब शामिल हो गई है। इसी तरह IPP हमारे साथ शामिल है, PMLQ जो है हमारे साथ कैबिनेट में शामिल है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी पार्टनर ऐसे हैं जो अलग थे, और हमारी पूरी कोशिश और ख्वाहिश थी कि उन्हें भी हम इस बात पे आमादा कर सकें कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा बने। लेकिन ज़ाहिर है ये उनका अपना एक फैसला है, वो बहुत सारे अहम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है वो अलग सी जमात हैं, ये फैसला किया कि अभी इस वक्त वो काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो उसके बाद काबीना में तोसी हुई है। और जो आपने जो बात की IMF के साथ मुज़ाकरात की और खर्चों की, तो मैं अर्ज़ कर दूं कि वफाकी काबीना का कोई भी मेंबर, कोई वजीर जो है वो तनख्वाह नहीं ले रहा। एक बात। दूसरी बात यह है जी कि 1 साल में जो हमारी कैबिनेट थी उसमें एक मेंबर के पास 1 से ज़ायद वजारतें थी। बास तो ऐसे वजीर थे जिनके पास 3 वजारतें थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस स्ट्रगलिंग दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, वहां पे एक वजीर जो है वो 2 या 2 से ज़ायद वजारतें चलाना उसके लिए मुश्किल है, और परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया कि कैबिनेट को बढ़ाया जाए। इससे अखराजात में तो कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन परफॉर्मेंस इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगी और वज़रा जो है वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप समेत कुछ लोग तो हमें पता है कि अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैबिनेट में जितने लोग भी आए हैं बगैर तनख्वाह के काम करेंगे, ये तमाम लोग फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं कि उनको कोई सैलरी भी ना मिले और उसके बावजूद देखें, इस वक्त तक जो वज़रा काम कर रहे हैं पिछले 1 साल में, उनमें से कोई भी तनख्वाह नहीं ले रहा, और ये जो लोग नए शामिल हुए हैं सबको इस बात का पता है। तो लिहाजा ये ऑप्शन उनके सामने थी कि अगर वो तनख्वाह लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे तो फिर वजारत का लफ्ज ना उठाते। तो ये एक उनका कंसीडर्ड फैसला है, और उन्हें इस बात का पता है कि कैबिनेट मेंबरान जो है वो तनख्वाह ना लेंगे, ना आइंदा लेंगे। सो ये जो रिव्यूअर्स आएंगे IMF के जायजा मिशन के, तो आप समझते हैं कि कोई इशू नहीं होगा कैबिनेट साइज, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर्स कम करने की बात करते हैं कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे। अब आप कह रहे हैं ठीक है वो तनख्वाह नहीं ले रहे, वो पर्क्स नहीं ले रहे, सो इससे जायजा मिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आता है तो उन्हें समझा दिया जाएगा कि कोई बात जी बिल्कुल जी, और ये बात ऑलरेडी IMF के नॉलेज में है, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। बाकी जहां तक गवर्नमेंट की दीगर उमूर का ताल्लुक है, उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं IMF के लिए नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। और जो रिफॉर्म्स जिनसे आप ये कहें कि मुल्क को फायदा हो रहा है, वो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। गवर्नमेंट की कारकर्दगी पिछले 1 साल में जिस बेहतर अंदाज से सामने आई है, वो भी रोजे रोशन की तरह आया है। लेकिन ये बात हमें पता है कि जितने इंडिकेटर्स इस वक्त बेहतरी की जानिब गए हैं, उनके असरात यकीनन आवाम की जिंदगियों पे आने हैं। कुछ आ चुके हैं, कुछ मजीद आने हैं। उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है कि जब आवाम को सही मानों में पता लगे कि हाँ हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल टर्न अराउंड हुई है, उसी के लिए कोशिशें जारी हैं, उसी के लिए जो कैबिनेट जो है उसमें तोसी हुई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि
ये जो कैबिनेट है इसे परफॉर्मेंस बेस्ड कैबिनेट का नाम दिया है कि वही वजीर रहेगा, उसी वजीर को तरक्की मिलेगी जो अपने टारगेट्स को अचीव करेगा, जो डिलीवर करेगा, वरना उसकी जगह नए लोगों को लेके आया जाएगा। तो ये बड़ा एक, मैं कहूंगा कि कॉर्पोरेट विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिससे इंशाल्लाह कैबिनेट चलेगी और जिससे मुल्क चलेगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब जो पिछले 1 साल की कारकर्दगी में जो वजीर कुछ परफॉर्म नहीं कर सके वो भी घर वापस जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को विजन और सोच बताई है, परफॉर्मेंस बेस्ड कैबिनेट, इसमें जो इस 1 साल के दौरान वुज़रा कारकर्दगी जिनकी 1 साल की सामने रखी जाएगी और प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर फैसला करेंगे। कोई है 4-5 लोग उनमें जो भी बिल्कुल देखिए, मैं नंबर आपके सामने नहीं रख सकता, कुछ मालूमात तो वजारतें रखने, फिर मुझे वजारतें बता दें। नंबर अगर नंबर नहीं बता सकते वजारतें बता दें मुझे। नहीं करना है नहीं, मेरा इस पे मजीद जो है मालूमात मैं आपको नहीं दे सकता। ता वक्त ये कि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर अपना डिसीजन जो है उसका ऐलान करें। चले मुझे कौन सी ऐसी वजारतें हैं हाँ या ना तो कहते शफल किया जाएगा, चले मैं कहता हूं तब्दीली की जाएगी। तफसीलात ना दें, मुझे ये बताएं, हाँ ना कह दें। 4-5 वजीर तो जा सकते हैं ना, हाँ ना तो कह सकते हैं ना? नहीं, 5 ज्यादा फिगर है, इससे कम ही होंगे। राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो नून लीग के कुछ लोग परवेज खटक साहब की शमूलियत पे नाराज हुए हैं और वो कहते हैं कि जी परवेज खटक साहब को क्यों शामिल किया गया, और इख्तियार वली जो हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि लीडर को गाली देने पर 15 साल मैंने उनसे बात नहीं की परवेज खटक साहब से, और मुस्लिम लीग में रहते हुए अगर किसी के पास पंजाब का डोमिसाइल ना हो तो वो हल्का रह जाता है। ये वैलिड कंसर्न है उनका? आपकी पार्टी के केपी में बड़े एक्टिव और अहम रुकन इख्तियार वली साहब। देखिए, उनका वैलिड कंसर्न मैं नहीं समझता कि है। इसकी वजह यह है कि पार्टी ने चारों सूबों के अंदर सियासत भी करनी है, चारों सूबों में पार्टी ने अपने आप को मजबूत भी करना है। अगर कोई मजबूत लोग मजबूत धड़े पार्टी के साथ शामिल होते हैं तो ये हमारी लीडरशिप का डिस्कशन होता है कि क्या उन्हें शामिल करना है, और अगर करना है तो क्या जिम्मेदारी देनी है। और बाकी जो आप ये कहें कि कंसर्न्स होते हैं, वो जो वुज़रा अभी हमारी अपनी पार्टी के बने हैं, हमारे बाकी जो कुलीग्स हैं, उनमें से कोई भी कह सकता है जी कि मैं इससे ज्यादा कैपेबल हूँ, मुझे बनना चाहिए था। ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है और आप यकीन करें कि इससे हमें कोई गिला नहीं होगा। कोई बंदा हमारा एमएनए असेंबली में बैठा कह सकता है कि मैं डॉक्टर तारिक से ज्यादा कैपेबल हूँ, किसी और वजीर का नाम ले सकता है कि मैं इससे ज्यादा सलाहियत रखता हूँ। तो लिहाजा ये डेमोक्रेटिक ऑब्जेक्शंस होती हैं या गिले शिकवे होते हैं, जमहूरी अंदाज है, इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। राइट। अच्छा, मुझे बताएं, अब जरा आते हैं सियासी मामलात की तरफ। ये जो नवेद कमर साहब का बयान आया है कि एक ऑप्शन मौजूद है कि हम शायद गवर्नमेंट को बजट में वोट ना करें अगर हमारे नुकात 17 नुकात ना माने गए, हमारे नुकात ना माने गए जो नंबर आ रहा है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है, कोई हीट है बिटवीन पीपल्स पार्टी? क्योंकि मीटिंग भी डिले हो गई है बिलावल भुट्टो साहब की पीएम के साथ, और कल इत्तलात हैं कि शायद वो होनी है। तो क्या कोई ऐसे मामलात इस नहज पर हैं कि बजट से पहले कोई गड़बड़ भी हो सकती है आप लोगों की, या ये वैसे ही पीपल्स पार्टी जिस तरह आप लोग एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं हंसी मजाक करने में? देखिए आदिल, बजट से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी की अगर कोई रिजर्वेशन या उनकी अगर गवर्नमेंट की आप ये कहें कि जिसमें उनकी जाहिर है, मैंने कहा कि वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, बड़े जिम्मेदार ओहदे उनके पास मौजूद हैं। कोalition है जिसके तहत ये गवर्नमेंट चल रही है, और अगर उन्हें हमसे किसी तरह की कोई गिले शिकवे किसी हवाले से भी हैं, वो हमने पहले आप भी दूर करेंगे। आप तो एक घर में 2 सगे भाई रह रहे होते हैं तो उनकी आपस में गिले शिकवे पैदा हो जाते हैं, ये तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। तो कोई उन्होंने 17 नकात दिए, इंशाल्लाह बजट पास होगा। कोई 17 नकात दिए हैं? मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि 17 नकात उन्होंने दिए हैं, लेकिन अगर वो 18 भी देंगे तब भी इंशाल्लाह खंदा पेशानी से सुनेंगे और इंशाल्लाह उन्हें दूर भी करेंगे। ओके। अब जरा ऑपोजिशन इत्तेहाद जो बन रहा है आप लोगों के खिलाफ, उसमें क्या थ्रेट परसेप्शन है? आप लोग क्या कोई बहुत हीट फील कर रहे हैं कि वो कहते हैं हमें किसी होटल तक में किसी जगह पे इजलास नहीं करने देते और हमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है? ऑपोजिशन को गैदर क्यों नहीं होने दे रहे आप? क्यों उनको तंग कर रहे हैं? लेकिन जहां मर्जी गैदर हो, जहां मर्जी इकट्ठी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप होटल की लॉबीज की बात कर रहे हैं, हम तो उन्हें दावत देते हैं कि आप असेंबली के फोरम के ऊपर आए, जहां से आपकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। जितने भी पार्लिमानी जमहूरी ममालिक हैं पूरी दुनिया में, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोरम जो है वो पार्लियामेंट का फोरम और फ्लोर ऑफ द हाउस समझा जाता है। असेंबली जाली है, वो असेंबली को जाली समझ रहे हैं, 47 फॉर्म की असेंबली समझते हैं, इस वजह से वो कहते हैं हम वहां नहीं बैठना चाहते। नहीं तो फिर नहीं बैठना चाहते तो वहां से अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और निकल जाएं, जैसे इससे पहले इमरान खान साहब निकले थे। या तो वो तरीका कार करें, असेंबलियों में वो जहाज उड़ाने के लिए आते हैं, असेंबलियों में पर्चियां फाड़ने के लिए आते हैं, या ढोल बजाने और सीटियां बजाने के लिए आते हैं,
क्या ये फोरम इसलिए रह गया है? बाकी इलेक्शन में जो उन्होंने धांधली के इल्जाम 2024 पे लगाए हैं, इससे ज्यादा संगीन इल्जाम 2018 के इलेक्शन के ऊपर मौजूद हैं। ये कौन सी ऐसी नई बात है जो उन्होंने कर दी है? फोरम सबसे स्ट्रांग आज भी पार्लियामेंट का है। अगर वो कमजोर होगा या हो रहा है तो सियासी जमातों की वजह से हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। हम खुद उसे कमजोर कर रहे हैं। और जब आप गिला करते हैं कि हमारे पास जनाब पॉलिटिकल स्पेस जो है वो कम हो रही है, आपकी वजह से कम हो रही है, आपकी हरकतों की वजह से कम हो रही है। पाकिस्तान में जमहूरी पार्टियों ने, सियासी जमातों ने पार्लियामेंट को मजबूत करना है, पॉलिटिकल स्पेस को यूटिलाइज करना है, इस मुल्क की किस्मत के फैसले करने हैं। अपोजिशन का काम है कि गवर्नमेंट को फैसला करती है तो बताएं कि इसमें ये गलती है, इसमें इस्लाह की गुंजाइश है। मैं आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूं कि हम सुनेंगे। तो डॉक्टर साहब, अगर वो असेंबलियों से इस्तीफे के ऑप्शन पे भी गौर कर रहे हैं, बात होनी चाहिए। वो असेंबलियों से इस्तीफे के ऑप्शन पे भी गौर कर रहे हैं, अगर वो असेंबलियों से इस्तीफा दे देते हैं तो कोई खतरा पैदा होगा आप लोगों के लिए पार्लियामान से, अगर बड़े नंबर से इस्तीफे दे देते हैं? देखिए, कतई तौर पे कोई खतरा नहीं है। इससे पहले इमरान खान साहब ने पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान भी सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए, कौमी असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए। गवर्नमेंट ने अपनी टर्म पूरी की, अभी भी करेगी। और ये जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, इस मुल्क और इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। क्या ये मुल्क जो है ये सिर्फ तजर्बागाह के हैसियत से बना है कि हम रोज रोज इसमें नित नए तजर्बे करते रहे और इन जैसे जो खिलंडरे सियासी लोग हैं उनकी नाकबद अंदेशी की भीड़ ये मुल्क चढ़ जाए, ये सिस्टम चढ़ जाए? ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मुल्क इंशाल्लाह ताला मुस्तहकम होगा और अवाम खुशहाल होंगे। ओके, तो ये जो टाइम मैगजीन में खत लिखा है इमरान खान साहब ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से और ट्रंप से और वेस्टर्न फोर्सेस से जो मदद मांगी है, हाउ डू यू सी इट? आपकी गवर्नमेंट इसको किस तरह देख? ये एक बहुत बड़ी बेशर्मी है। उसकी वजह ये है, आपको पता है मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता होता, इसलिए मुझे अफसोस है कि जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उस वक्त आपने कहा कि अमेरिकन साजिश है, हम कोई गुलाम है। एब्सोल्युटली नॉट। आज उनसे आप मदद मांग रहे हैं, आज आप उनके गुलाम बनने जा रहे हैं, उनसे आप दरखास्त कर रहे हैं कि आज आप आए, मुझे पहले कैद से निजात दिलाएं, उसके बाद जब मैं कैद से निजात हासिल कर लूंगा अमरीकी मदद के बाद, तो फिर मैं अपनी कौम को अमरीकी गुलामी से निजात दिलाऊंगा। यार इस कौम को आपने बेवकूफ समझा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि इंतहाई ये बेशर्मी की बात है जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत सियासत कर रही है। इसकी कोई ना कोई मंतक है, ना कोई दलील है, ना अखलाकी हवाले से, ना सियासी हवाले से। कल तक आप अमेरिका को गालियां देते रहे हैं। अमेरिका की साजिश का ढिंढोरा आपने इतना पीटा है कि हमारे लोगों ने गाड़ियों के पीछे लिखना शुरू कर दिया था, हम कोई गुलाम है। ओके, राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे साथ बात कर रहे थे और बता रहे थे कि क्यों काबीना में इजाफा किया गया है। और मसला ये है इस वक्त के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं और उनको बड़ी संजीदगी से जो है वो हल करने की ज़रूरत है। उनका मानना ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये ना काबीना अपनी सैलरीज लेगी और ना कोई पर्क्स लेगी, तो इस बुनियाद पर जो है IMF को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में क्या चल रहा है और PTI जो सिंध के अंदर चली गई है, इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बीच में जो PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच में है, PTI क्या करना चाहती है और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। एक ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बगैर ना तो वफाकी हुकूमत चल सकती है और ना ही कोई आईनी तरमीम पास हो सकती है। गुज़िश्ता कुछ माह से पीपल्स पार्टी की क़यादत वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। दरियाए सिंध पर नई नहरों का मामला हो या मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, पीपल्स पार्टी के मुतालबात में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात भी ताख़ीर का शिकार है। सूरत हाल में PTI लीडर अपोजिशन इत्तेहाद ने जो PTI लेड अपोजिशन इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी को सिंध में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। कौम परस्तों और पीर पगाड़ा को मुत्तहदा अपोजिशन में शामिल होने की दावत दी है। क्या इससे पीपल्स पार्टी की सिंध में सियासत मुतासर होगी? दूसरी तरफ बानी PTI ने टाइम मैगजीन में लिखे मजमून में वेस्ट और अमरीका से मदद की अपील की है। क्या PTI की जानिब से बैरूनी मुदाखलत की दावत दी जा रही है? इन तमाम इशूज़ पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर तवानाई हैं सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़। अहमद उवैस साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
मैं ज़रा शाह साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुझे बताइएगा कि ये तमाम मामला चल क्या रहा है। पीपल्स पार्टी जो है नवेद कमर साहब के बयान के ज़रिए हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ज़्यादा नाराज़ होती जा रही है कि बजट में वोट ना देने तक की बात कर रहे हैं। चल क्या रहा है? क्या वाकई मामला बहुत संजीदा होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, और आपको और सबको रमज़ान मुबारक। देखें, ये इश्यूज़ तो काफ़ी अरसे से हैं और शुरू से ही मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीरियस रिजर्वेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी कह लें, हमारी कमज़ोरी कह लें, सिर्फ़ एक है और वो है पाकिस्तान और जमहूरियत और पार्लियामेंट। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मज़बूत से मज़बूत हो और जमहूरियत जो है वो जारी और सारी रहे और पार्लियामेंट का इस्तेहकाम चाहते हैं। इसी वजह से आपने देखा कि पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद जब इलेक्शंस हुए तो पीएमएलएन ने तो हमारे ख़िलाफ़ यहाँ पे आकर एक बहुत बड़ा महाज बनाया, जिसमें एमक्यूएम, जेयूआईएफ, जीडीए और बहुत सारे मुख्तलिफ धड़े साथ मिलाकर हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड सिंध में हमें टफ़ टाइम देने की कोशिश की गई। और फिर जब रिज़ल्ट आए, किसी के पास नहीं थी सिंपल मेजॉरिटी, जो भी रिज़ल्ट थे, तो हमने तो जो आज़ाद अरकान थे पीटीआई के से वाबस्ता, उनसे कहा कि भाई आप गवर्नमेंट बनाएं, हम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पीटीआई की तो अपनी सोच, अपना तर्ज सियासत है। फिर पीएमएलएन ने हमसे रब्ता किया, तो पार्लियामेंट को मज़बूत करने के लिए और जमहूरियत की वजह से हमने उनको सपोर्ट किया गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में, क्योंकि अगर हम ये गवर्नमेंट ना बनती तो हंग पार्लियामेंट था और फिर नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाता। और आपके इल्म में है कि क्या इलेक्शंस यहाँ पे मुमकिन थे 60 या 90 दिन में, क्या इंतज़ार करना पड़ता। तो इसलिए बहालत मजबूरी पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। फिर आपका ज़रूर ये सवाल होगा, या सब लोग करते हैं, कि फिर आप जब आपकी रिजर्वेशंस हैं, आपकी कोई बात मानी नहीं जाती, तो आप इनकी गवर्नमेंट को छोड़ क्यों नहीं देते, ताकि ये ज़ाहिर है जब अगर पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट नहीं करती तो गवर्नमेंट कायम नहीं रह सकती। तो उसकी मजबूरी पाकिस्तान जो इस वक्त इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, हम समझ रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है, बहुत सारे ममालिक के जो सरबराह हैं वो यहाँ आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ आई हैं। तो एक पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से जो डिफ़ॉल्ट होने को था वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो हम अगर इस वक्त कोई ऐसी इंतशारी कैफियत पैदा करें तो उसका मुल्क को नुकसान होगा, और ये हम नहीं चाहते। लेकिन हमारी रिजर्वेशंस हैं, आपने अभी कहा कि हमारी कोई बढ़ गए हैं, क्या ये बात है कि 17 नुकाती एजेंडा दिया गया है मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को, और आप लोगों ने एनएफसी के ऊपर भी जो है वो अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर जो हैं शुरू से ही उसका भी इज़हार किया है? जी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब 17 हैं, उनसे कम हैं या ज़्यादा हैं, मुझे ये नहीं इल्म, लेकिन ये बहुत अरसे से सिर्फ बातचीत होती रहती है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता। इसलिए हमारे, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बलीज़ हों या सेनेट हो, उसमें ज़ाहिर है वहाँ से जो हमारे लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके लिए कई दफ़ा हमने रेज़ किए हैं। मुख्तलिफ हमारी जो कमेटीज़ बनी हैं, हमारी सीनियर लीडरशिप होती है उसमें, वो कई दफ़ा तो चेयरमैन बिलावल साहब ख़ुद ने मीटिंग की है, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मीटिंग की है, उसमें बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, या दीगर, या बड़े मियाँ साहब के साथ भी एक आध मुलाकात हुई है। तो हमने तो हमेशा इन इश्यूज़ को रेज़ किया है। अब ये जो है पीएमएलएन के उसमें है कि वो कितना ज़्यादा संजीदगी से इन चीज़ों को लेते हैं और मामलात को हल करते हैं। जी अहमद साहब, एक ज़ाहिर है मैंने और काफ़ी इश्यूज़ पर भी बात करनी
लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी की सिंध के मामले पे पोजीशन है, आप वहाँ पर इत्तेहाद तो बना रहे हैं, सिंध के अंदर पीटीआई लेड एक इत्तेहाद बन रहा है, लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये जो पीपल्स पार्टी बात कर रही है नहरों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हों, NFCP और दीगर इशू पर, उस पर आप लोग पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ के साथ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वहाँ पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं बहुत सी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बारिश के कम होने पे वहाँ पे इस दफ़ा ख़ास तौर पे अब बारिश हो रही है, यहाँ पंजाब में हुई है, आई डोंट नो कि सिंध में बहुत कम अब भी हुई है या कितनी हुई है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके लिए जो प्रॉपर कमीशन को बैठ के इसका एक एमिकेबल सोल्यूशन जो है वो निकलना चाहिए, ना कि इसको इग्नोर किया जाए। लेकिन देखिए ना, शुरू में तो आप लोग कहते थे कि हम UIF से कभी बात नहीं करेंगे, मौलाना साहब के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी भी उस बकेट में आ गई है कि पीपल्स पार्टी के साथ आप कहते थे पहले ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये एक ही बात है, अब आप लोग उनको थोड़ा सा एग्जाम कर रहे हैं, आगे कहीं नून भी ना आ जाए और कहीं बड़ा डायलॉग शुरू हो जाए। अगर इस अंदाज में आप देखें ना, तो आप 2008 से लेकर 13 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो नवाज और शहबाज जो हैं वो क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करते रहे हैं पीपल पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, ये किससे छुपी हुई बात है? तो क्या आप उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं? नहीं, पैरवी की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शहबाज और नवाज शरीफ जो है, ये असल में मेरा ये कहना है कि मैं समझ गया आपकी बात कि आप कह रहे हैं कि उनसे नहीं बन सकती, इनसे किसी स्टेज पे। शाह साहब, ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि पीपल्स पार्टी की एक्सेप्टेंस पीटीआई के जी अहमद साहब, मैं कह रहा हूँ कि टिपिकल सरमायादाराना जहन जो होता है ना, उसकी ना कोई जो सियासत में भी ये अंदाज होता है कि ना कोई नेशनलिटी होती है, ना कोई फेथ होता है, ना कोई अकीदा होता है, वो सरमायादार उसका जहन होता है और उसके साथ ही चलता है वो टिपिकल ज़हन है। ओके, मैं शाह साहब अब चीजें अब कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई तो पॉलिटिकल जो गिमिक्स होती हैं ना उसको समझ रही है, अब लड़ाई झगड़े से निकल के आहिस्ता आहिस्ता डायलॉग चीजें बातचीत पे आ रहे। ये जो आप लोग फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ताना दे रहे हैं, कहीं इसीलिए तो नहीं दे रहे कि अगर कोई ट्रबल होगी तो नून के लिए होगी, फॉर्म 47 वाले तो वो होंगे, हम तो नहीं है, और पीटीआई भी आपको एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ आपके साथ किसी बड़े इशूज के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है, इसीलिए तो आप भी 45 और 47 के हवाले नहीं देते जा रहे? हमारे मोहतरम अवैस साहब जो हैं, अहमद अवैस साहब, बहुत मेरे मोहतरम हैं, सीनियर हैं और मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन उन्होंने जो बात की वो अपने लिहाज से उनका अपना व्यू है, और हम तो हमेशा पॉलिटिकली जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस हमेशा वाज़ेह रहा है। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 45 वाले हैं, और जो एक हकीकत भी है। तो 47 वाला कौन है? बाकी हमारे इश्यूज हैं, खुद भी हुए हैं बहुत 47 वाले बहुत सारे, आप ढूंढेंगे तो निकल आएंगे। मैं तो ढूंढ लूंगा, आप पहले बताएं ना, आप किन्हें कह रहे हैं 47 नजर आ जाएंगे आपको खुद कुछ काम आप भी कर लें, सारे कुछ काम नून में है 47 वाले लोग, कुछ लोग नून में है, मुस्लिम लीग नून में कुछ 47 वाले हैं। आप ढूंढ लें और उस पर मजीद मेरे मोहतरम अहमद अवैस साहब जो हैं वो तबसरा कर सकते हैं। सर मुझे ये बताएं क्या वैसे शाह साहब, वैसे मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाह रहा हूँ, ये जो नवीद कमर साहब ने कहा है कि हम शायद बजट में भी वोट ना डालें, क्या कोई ऐसी तजवीज़ या डिस्कशन पीछे चल रही है कि ठीक है बजट तक खींचते हैं काम को, अगर चला ठीक है, वरना पीटीआई अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है तो कोई नया इत्तेहाद बने और 45 और 47 एक दूसरे के आमने सामने शुरू हो जाए और फिर बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, इस तरह की भी कोई उम्मीद या डिस्कशन है? देखें, हम तो जियाले हैं, हम तो चाहते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फौरी वज़ीर आज़म बने, लेकिन पॉलिटिकली इंशाल्लाह 2029 के जो इलेक्शन होंगे उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन शाह साहब ये जब कहते हैं आप कि बजट में वोट अगर हो सकता है ना दें, हम एक ऑप्शन पे हैं कि बजट में शायद वोट हम ना दें, तो बजट में अगर आपने वोट नहीं दिया तो हुकूमत ही गिर जाएगी फिर।
देखें, ये हमारे CEC की मीटिंग भी हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे जो भी मेंबर्स हैं, सीनियर लीडरशिप को भी, दीगर को भी, कि मामलात हल नहीं हो रहे और आप कब तक जमहूरियत की वजह से, पाकिस्तान की वजह से इस गवर्नमेंट को मज़ीद आगे सपोर्ट करेंगे। तो हमारे एक बड़ा धड़ा ये ज़रूर कहता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि एक दूसरी सोच भी है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह का कदम ना उठाएं कि जो इस वक्त एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। आपने देखा, जो मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बेहतरी आ रही है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तानियों को होगा, रोज़गार के मौके यहाँ पे मिलेंगे, चीज़ें सस्ती होंगी, बिजली सस्ती हो रही है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे यकीन है कि मियां साहिबान जो है इस पे मियां साहिबान इस पे कोई मुस्बत जो है उनकी तरफ से नहीं तो तैयार हो जाएं, और जो हमारे जायज़ मुतलबात हैं, जो जायज़ बात है वो ज़रूर। ओके, ठीक। अहमद साहब, ये जो इमरान खान साहब की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को खतूत और मगरब से और डोनाल्ड ट्रंप से मदद, ये क्या बैरूनी मुदाखलत नहीं है? और क्या आप लोग जो है वो कुछ मायूस नहीं हो गए? ट्रंप ने कुछ खास साथ नहीं दिया आप लोगों का अभी तक? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्रंप के ऊपर कोई ऐसी हमने कोई लीडरशिप में PTI के ये नहीं है कि जी ये कहेंगे और वो फौरन सारी दुनिया के काम छोड़ के वो इस काम पे लग जाएंगे। ना ऐसा सोचा जा सकता है और ना ऐसा होता है। एक पॉलिसी मेकिंग की बात होती है सिर्फ इस हद तक कि रूल ऑफ लॉ आज दुनिया के अंदर जो उनकी भी कमिटमेंट है और UNO की भी कमिटमेंट है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी का जो कमिटमेंट है, उसकी ग्रॉस वायलेशन के ऊपर तो आज वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज। इसलिए जब इस किस्म की बात होती है तो उसका वो बात अगर हर जगह पे की जाए और जो वहाँ पाकिस्तानी बाहर हैं वो भी खुद महसूस करते हैं और वो भी ये बात करते हैं, वो एक बात और है। सब मगरिब से तो अवैध से तो बाकायदा मदद मांगी गई है ना। इस खत के जरिए ये कहा गया है कि आप हमारी उसमें मदद करें, फोकस करें इस तरफ। हालांकि वो तो बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ थे, और जो आपकी PTI ओवरसीज है वो तो बड़ा जोर लगाते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक जुमला ये निकले कि इमरान खान इज फ्रेंड, और उनको जो है वो फ्री किया जाए, जिस तरह वो लॉबिंग फर्म के जरिए सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को जो है वो एंगेज करते रहे। नहीं, एंगेज नहीं, अभी देखे ना उनके वो जो पीछे इनके जो एडवाइजर लगे हैं, उन्होंने एक बात की थी, और वो इसी वजह से की थी कि जिस तरीके से ये इस वक्त एक अनहोली मैरिज जो है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान हुई है, इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स को जिस तरह ट्रैम्पल किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है 26वीं तरमीम से, वो मामलात हैं अपनी जगह, और उससे पाकिस्तान एक शदीद खतरा जो है उसकी बका और सालमियत को नजर आता है। इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो किसी फौजी हिकमत अमली की बुनियाद के ऊपर तो मार्द वजूद में नहीं आया था, ये तो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आया था। तो बेसिकली सर वेस्ट क्या करे? वेस्ट मतलब बाकायदा तौर पर यहाँ पर हुकूमत को कहे कि आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरा दें, वेस्टर्न कंट्रीज ये कहें उनको हटा दें, और हम ये कहते हैं कि फॉर्म 47 के बुनियाद पे जो लोग आ गए हैं वो वॉलेशन है पाकिस्तान के आइन की। पाकिस्तान का आइन ये कहता है, उसका प्रियम्बल, कि उसमें आप देखिए कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स की जगह स्टोलन नुमाइंदगान जो है बन के वो आके बैठ जाएं, और वो सिर्फ उनका रिकॉर्ड फॉर्म 47 के ऊपर दर्ज हो और कहीं पीछे उसका रिकॉर्ड ना मौजूद हो, तो ये आइन की वॉलेशन है जी। राइट सर, पॉइंट टेकन सर। शाह साहब ये जो मगरिब से मदद मांगी जा रही है और ख़त लिखा गया है, और ये जो हम देख रहे हैं कि पहले ट्रंप के मामले पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत थी PTI की, वो अब कुछ किसी हद तक जो है वो दम तोड़ती नज़र आ रही हैं।
सो ये जो मजमून लिखा गया है इस पर पीपल्स पार्टी की क्या राय है? पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि क्योंकि बिलावल भुट्टो भी जो हैं वो काफ़ी दिन अभी यूरोप में और अमेरिका गए और रहकर आए हैं, सो पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है कि इस मजमून से खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं और क्या अचीव करना चाह रहे हैं? देखें, अहमद अवैस साहब मेरे मोहतरम है, उनसे बड़ी माजरत के साथ, देखिए ये वो यू टर्न्स और दो रुखी पॉलिसी है पीटीआई की जो बहुत पहले दिन से है, कि पहले कहते रहे कि हम कोई ग़ुलाम हैं और फिर आपने देख लिया कि अब किस तरह ट्रंप को, दीगर को इस तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं, कभी सिविल नाफरमानी के लिए कह दिया जाता है, कभी और बहुत कुछ इस तरह से चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। अभी जो बात हो रही थी इलेक्शन के तनाजुर में कि जी किस तरह फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात भी की जाती है, तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, माजी करीब जो अभी मई कैसे पीटीआई का गठजोड़ रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और किस तरह इलेक्शंस की अगर बात होगी तो आरटीएस को कोई बुलाया नहीं जा सकता कभी भी, और उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को हमेशा कभी भी किसी भी इलेक्शन में सपोर्ट नहीं दी गई। आप शुरू से आप देखें, और हम तो हर इलेक्शंस पर हमारी रिजर्वेशंस रही हैं। अब एक मौका है, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट मुस्तहकम हो और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में बैठकर कोई लाहे अमल बनाएं, और ख़ास तौर पर इलेक्शंस को, कि इलेक्शंस के होने को इस तरह से उस पर कानून साजी हो कि कल को कोई उस पर क्वेश्चन न कर सके। तो ये मौका है, लेकिन पीटीआई के दोस्त, मैं इनके लिए नहीं कह रहा अहमद साहब के लिए, लेकिन इनके बहुत सारे दोस्त जो हैं उनका अपना तर्ज सियासत है, और जिस तरह आपने अभी कहा कि पीटीआई अब कुछ सीख रही है और सबके साथ मिलकर चलना चाहती है, तो मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पीटीआई की मकबूलियत अपनी जगह पे है, और लेकिन उनका फ्यूचर तब है जब वो पीटीआई पी बने। उससे मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन, मैं कोई फ्रैक्शंस नहीं बात कर रहा कि वो नई पीटीआई बन जाए, लेकिन यही पीटीआई जब प्रॉपर पॉलिटिकली उसका स्टांस होगा, और ये बदतमीज़ी इंतशार की और जिस तरह की रही है सियासत, या मैं न मानूं की, या ख़ुद हर चीज़ को दूसरों के लिए कह देना कि ख़राब है, शाह साहब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है ये जो मजमून लिख रहे हैं वो क्या, ये जो मजमून लिख रहे हैं कि वेस्ट को सपोर्ट का और अमेरिका को भी हवाला दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो तवज्जो दें पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या उसकी वजह एक ये है कि उनका जो पॉलिटिकल वे था वो ये जो प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स थी वो दैट डिडंट वर्क, फिर ख़त लिखा, ख़त का जवाब नहीं आया, फिर बिहाइंड द डोर डिस्कशंस चलती रही, डायलॉग चलता रहा, जो कि ख़ुद मानते रहे, सीएम केपी भी कहते हैं कि 90% हमारी चीज़ें हो गई थी, ये चीज़ें भी हो गई, फिर अमेरिका से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद भी अमेरिका 15-20 दिन रहकर आया हूँ ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिनों में, तो मुझे कुछ वहाँ का अंदाज़ा भी है कि वहाँ क्या डिस्कशन थी, पाकिस्तान का तस्करा ही नहीं था वहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें होने के बाद अब उनको एहसास हो रहा है कि हमें अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही अपने अलाइंस बनाकर जो प्रोटेस्ट करना है, या जो वरना मगरिब से क्यों कह रहे हैं आप, इस पर ज़रा अगर मुझे बताएं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनियन में भी बिलावल ने भी कहा कि वो तो खुद अपने पॉलिटिकल राइवल्स को जो है वो सजा देते रहे, इमरान खान, हम अंदर थे, फैमिली अंदर थी हमारी। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो दो मयार हैं कि जो पीटीआई की पॉलिटिक्स में बहुत नुमायां रहे हैं शुरू से। अगर आप इसको देखते रहें तो ये हमेशा एक बात करते रहे और फिर दूसरी पे अमल करते हैं, और दूसरों के लिए उंगली उठाते रहे और फिर 4 उंगलियां अपनी तरफ। ये हर चीज़ यहाँ पे हो चुकी है, सबको इसका इल्म है। और जितनी पॉपुलैरिटी खान साहब की जब वो गवर्नमेंट में थे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वो भी आपके इल्म में है कि जो भी इन्होंने यहाँ पे किया उसका सिला उसी वक्त इनको मिल गया था। 23 के करीब बाई इलेक्शंस हुए थे जिसमें 19 इन्होंने लूज़ किए थे गवर्नमेंट में होते हुए भी। फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी थी, पंजाब में गवर्नमेंट भी इनकी थी, केपी में भी इनकी थी, बलूचिस्तान में भी, सिर्फ सिंध में इनकी गवर्नमेंट नहीं थी। अपनी सीटें भी इन्होंने लूज़ की, और ये भी नहीं कि कोई इलेक्शन इन्होंने बड़े अच्छे होने दिए थे। आपको वो दस्का वाला एपिसोड याद होगा, दीगर चीज़ें होंगी। पूरी कोशिश के बावजूद बाद में जब इनकी पहली दफ़ा जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई भी जो है वो नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आइनी तौर पर हटी है पाकिस्तान में,
जो खान साहब की गवर्नमेंट थी, क्योंकि इनके पास आरटीएस तमाम सपोर्ट के बावजूद इनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, इनके साथ दीगर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। नासिर हुसैन शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने गुफ्तगू सुनी। आदिल अब्बास इजाज़त दिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।